नमस्कार। पटना साहिब बिहार की राजनीति का एक ऐसा केंद्र जहां की 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ हार जीत की ऊपरी बातें नहीं करेंगे। इसके बजाय हम सिस्टम, रणनीतियों और उस जमीनी हकीकत का एक ऐसा क्लिनिकल, डेटा संचालित पोस्टमार्टम करेंगे जो अक्सर राजनीतिक शोर शराबे में दब जाता है। हमारा मकसद किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थाओं और आंकड़ों को समझना है जो असल में किसी भी चुनाव की दिशा तय करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पटना साहिब का विरोधाभास। उसके बाद हार का एक गहरा रणनीतिक विश्लेषण करेंगे। फिर उन अनदेखे नागरिक संकटों की बात होगी जो जमीन पर आम लोगों का असली दर्द है। और आखिर में 2030 के लिए एक बहुत ही ठोस और व्यवहारिक बदलाव की रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पटना साहिब का विरोधाभास। आखिर क्या वजह थी कि स्थानीय स्तर पर इतनी सारी व्यवस्थागत विफलताएं होने के बावजूद लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है। जब हम पटना साहिब की बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि ये कोई आम विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ये बेहद सघन आबादी वाला, अत्यधिक शहरीकृत और उच्च साक्षरता वाला मेट्रोपॉलिटन इलाका है। यहाँ का वोटर अलग तरह से सोचता है। और हाँ, यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा ये पूरा मूल्यांकन भारतीय संविधान के मूल मूल्यों यानी हर नागरिक की गरिमा और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक सूचित सार्वजनिक विमर्श पर मजबूती से टिका है। साथ ही हम भारत के डीपीडीपी ढांचे के तहत निजता और सहमति के नियमों का पूरी तरह सम्मान करते हुए ही इन सार्वजनिक आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 38,900। 2025 के चुनाव में सत्ताधारी दल के उम्मीदवार की जीत का ये भारी भरकम अंतर था। विपक्ष के लिए ये मार्जिन एक बहुत बड़ा संकेत था, एक ऐसा संकेत जो चीख चीख कर कह रहा था कि उनके अभियान की दिशा जमीनी हकीकत से कोसों दूर थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो ये है, 60.31% का मतदान। आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जब वोटिंग प्रतिशत में अचानक उछाल आता है तो वो सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का साफ इशारा होता है ना? लेकिन पटना साहिब में खेल बिल्कुल उल्टा हो गया। इसे टर्नआउट पैरिटी इन्वर्जन कहा जाता है। यहाँ बम्पर वोटिंग का मतलब सत्ताधारी दल की जीत का मार्जिन और भी ज्यादा चौड़ा होना था। ये स्टैंडर्ड पॉलिटिकल मॉडल्स के बिल्कुल विपरीत है। अगर पिछले 4 चुनावों के ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। 2010 में मार्जिन 65,000 से ऊपर था। फिर 2015 को देखिए, ये घटकर सिर्फ 2,792 रह गया था। एक बेहद करीबी मुकाबला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2020 और फिर 2025 में इस जनसांख्यिकी किले ने अपनी पुरानी संरचनात्मक पकड़ वापस पा ली। ये पैटर्न दिखाता है कि ये क्षेत्र किस तरह एक खास दिशा में वोट करने का आदी हो चुका है। अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, हार का विश्लेषण। अभियान के दौरान ऐसी कौन सी रणनीतिक और ऑपरेशनल गलतियां हुईं जिन्होंने इस नतीजे की पक्की नींव रखी? जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा असंतुलन साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ विपक्ष के उम्मीदवार आईआईटी और आईएम के पूर्व छात्र जो जर्मनी से वापस लौटे हैं। प्रोफाइल बहुत शानदार है, एलीट है, लेकिन स्थानीय नेटवर्क पूरी तरह से गायब है। उनके ठीक सामने सत्ताधारी दल के उम्मीदवार हैं जो एक बेहद मजबूत जनसांख्यिकीय ब्लॉक से आते हैं और जिनका अपने संगठन के साथ एक सहज तालमेल है। शहरी कामकाजी वर्ग से जुड़ने के लिए जो एक लोकल कनेक्शन चाहिए होता है, वो इस टेक्नोक्रेटिक अप्रोच के सामने एकदम भारी पड़ गया। ये सच है कि उम्मीदवार की एलीट शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कॉर्पोरेट सफलता को इसलिए चुना गया था ताकि पढ़े लिखे मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। लेकिन हकीकत ये है कि एक बेहद ध्रुवीकृत चुनावी माहौल में सिर्फ एक चमकता हुआ रिज्यूमे गणितीय रूप से कभी पर्याप्त नहीं होता। अगर सड़क स्तर की चपलता और जमीनी पकड़ नहीं है तो बड़ी बड़ी डिग्रियां चुनाव नहीं जिता सकती। और कमजोरियां सिर्फ उम्मीदवार की प्रोफाइल तक सीमित नहीं थी, पूरा संगठनात्मक ढांचा ही लड़खड़ा रहा था। संसाधनों के वितरण में भयंकर केंद्रीकृत बाधाएं थीं। इस डिजिटल युग में भी व्हाट्सएप नेटवर्क की पैठ बेहद सुस्त थी और पूरे का पूरा अभियान पुराने गठबंधन के अंक गणित पर आंख मूंद कर निर्भर था।
इन सारी ऑपरेशनल कमियों ने जमीनी अभियान को पूरी तरह से पंगु बना दिया। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। चुनाव प्रचार की खामियों से परे हटकर अब बात करते हैं उन अनदेखे नागरिक संकटों की, जो जमीन पर आम लोगों की असल जिंदगी का दर्द हैं। 422 करोड़ रुपए, इतनी भारी भरकम लागत से एक नया डबल डेक फ्लाईओवर बनाया गया, और सोचिए, उद्घाटन के मात्र 2 महीने बाद ही ये धंसने लगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरी प्रशासनिक और इंजीनियरिंग व्यवस्था की विफलता का एक बहुत बड़ा सबूत है। और ये विफलता सिर्फ एक फ्लाईओवर तक सीमित नहीं है। मॉनसून के दौरान सैदपुर और बाकरगंज में होने वाली भयानक बाढ़ या बुधमार्ग पर पड़े जहरीले कचरे के ढेर, ये सब एक गहराते हुए नागरिक पतन को दर्शाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला सवाल ये है कि इतनी गंभीर समस्याओं और जमीनी दर्द का असर चुनावी नतीजों पर बिल्कुल क्यों नहीं पड़ा। बुनियादी ढांचे के अलावा एक ऐसा जन स्वास्थ्य संकट भी है जो पूरी तरह से नजरों से छिपा हुआ है। जिले में 67% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। फिर भी चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के वास्तविक जीवन मरण से जुड़े मुद्दों को मुख्य नैरेटिव से पूरी तरह गायब रखा गया। तो असल चूक कहाँ हुई? इस कोड पर ध्यान दीजिए। जब विपक्ष सड़क के गड्ढों, जल भराव और स्वास्थ्य जैसी स्थानीय परेशानियों को एक असरदार चुनावी गुस्से में बदलने में नाकाम रहता है, तो सत्ताधारी पार्टी के लिए राष्ट्रीय और मैक्रो वैचारिक मुद्दों पर वोट बटोरना बेहद आसान हो जाता है। यही वो जगह है जहां स्थानीय जवाबदेही बहुत पीछे छूट जाती है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन 2030 के लिए क्या? आइए देखते हैं 2030 का टर्न अराउंड ब्लूप्रिंट, यानी डेटा संचालित भविष्य की रणनीति। किसी भी ठोस रणनीतिक पुनर्गठन के लिए हवाई बातें काम नहीं आती। इस खुफिया नक्शे को देखिए। ये वार्ड दर वार्ड भौगोलिक वास्तविकता है, और अगले चुनाव के लिए जो भी नए ऑपरेशनल फैसले लिए जाएंगे, उनकी जड़ें इसी जमीन और इसी नक्शे में गहराई तक होनी चाहिए। योजना बहुत स्पष्ट है और समयबद्ध है। पहले चरण में जमीनी स्तर पर काम करना होगा, पूरे कैडर का कायाकल्प और कम से कम 25,000 घरों का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना। और दूसरे चरण में नैरेटिव को पूरी तरह से बदलना होगा। बड़ी राष्ट्रीय बहसों को छोड़कर सारा फोकस केवल और केवल स्थानीय नागरिक संकटों पर केंद्रित करना होगा। 2030 के लिए ऑपरेशनल निर्देश बिल्कुल सीधे हैं। एलीट उम्मीदवार प्रोफाइल के मोह को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। डिजिटल सामग्री का 80% हिस्सा केवल विशिष्ट वार्ड स्तर की समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए, और जो समुदाय हाशिए पर हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, उन्हें आक्रामक रूप से अपने साथ जोड़ना होगा। गणितीय रूप से वापस करने के लिए ये सब करना अत्यंत आवश्यक है। इस पूरी रणनीति को हम हाइपर लोकल शिकायत केंद्रित लामबंदी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आम जनता के रोजमर्रा के दर्द को ही राजनीतिक विमर्श का एकमात्र केंद्र बनाना। और इस मोड़ पर एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है कि किसी भी सच्चे लोकतंत्र का अंतिम आधार भारतीय संविधान के मूल्य और हर व्यक्ति की गरिमा होते हैं। हमारा ये विश्लेषण और ये ब्लूप्रिंट इसी जवाबदेही और सूचित विमर्श को मजबूत करने का एक ईमानदार प्रयास है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक बेहद क्लिनिकल, डेटा संचालित और पूरी तरह से स्थानीय शिकायतों पर केंद्रित रणनीति वास्तव में एक ऐसे जनसांख्यिकी किले को तोड़ पाएगी जो दशकों से अभेद्य बना हुआ है? यह एक ऐसा सवाल है जो राजनीतिक संरचनाओं की ताकत और नई रणनीतियों की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। इस गहरे विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।